नमस्कार। आज एक नया विषय लेकर के आई हूँ, समास। जैसा कि आपको पता है, आपकी बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली, तो एक क्विक रिवीजन करते हैं समास का। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को एक कर देना ही समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों को एक कर देना ही समास कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि समास का अर्थ है संक्षेप या संयोग। अगर एग्जाम में आता है समास किसे कहते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों को एक कर देना ही समास कहलाता है। अदरवाइज आप लिख सकते हो कि समास का अर्थ है संक्षेप। ठीक है, अब देखते हैं कि समास कितने पदों से मिलकर बना होता है। तो समास दो पदों से मिलकर बनता है। एक होता है पहला पद और दूसरा एक होता है दूसरा पद। जैसे कि मैंने बताया कि दो पदों से मिलकर बना होता है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम देखेंगे। ये है आपका समस्त पद। यहाँ पे मैंने लिखा है राजकुमार। तो राजकुमार जो है समस्त पद है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि दिए गए समास विग्रह का समस्त पद कीजिए और समास का नाम भी लिखिए। तो अगर ऐसा देगा कि राजा का कुमार, ओके, तो राजा कुमार का आप समस्त पद करेंगे तो आप लिखेंगे राजकुमार। और कभी कभी एग्जाम में देता है कि राजकुमार का विग्रह कीजिए, या फिर दिए गए समास, कोई भी समास, दिए गए समास का समास विग्रह कीजिए, तो आप ऐसे विग्रह करके लिख सकते हैं। तो आप विग्रह करने में क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करके लिखना है। जैसे कि राजा का कुमार, ठीक है। अब राजा का कुमार, और कभी कभी एग्जाम में ये दे देता है कि दिए गए समास विग्रह में पद बताइए, तो कौन सा पद है। तो आप जैसे राजा का कुमार में राजा जो है पहला पद है और कुमार जो है दूसरा पद है। तो ये पहला पद को हम बोलते हैं पूर्व पद और दूसरे पद को बोलते हैं उत्तर पद। तो पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद मतलब पहला पद, और जो दूसरा वाला पद होता है, जो शब्द है दूसरा वाला, उसको बोलते हैं उत्तर पद। तो समास दो पदों से मिलकर बनता है, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है। और अगर समास विग्रह करने को आया तो ऐसे समस्त पद है राजकुमार, और उसका समास विग्रह आपने किया राजा का कुमार। ठीक है। और अगर बोल देता है कि उसको उसमें पूर्व पद और उत्तर पद बताइए, तो आप इस तरीके से लिख करके आप बता सकते हैं कि राजकुमार, राजा का कुमार, राजा जो है पूर्व पद है और कुमार जो है उत्तर पद है। अगर इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड में आते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि आपने देखा कि पूर्व पद उत्तर पद की जानकारी, आपने देखा समास किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं दो या दो से अधिक शब्दों को एक कर देना ही समास कहलाता है, या फिर संक्षेप कर देना, या फिर सीधे लिखते हैं समास का अर्थ है संक्षेप। ठीक है। समस्त पद राजकुमार, विग्रह राजा का कुमार। ठीक है। इसमें पहला पद पूर्व पद पहला पद कहा जाता है, और कुमार जो है उत्तर पद है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे समास। समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं, आप सभी को पता है। समास के कितने भेद है? 6 भेद। अगर आता है एग्जाम में कि समास के कितने भेद होते हैं, तो आप लिखिएगा समास के 6 भेद होते हैं। ओके, ये पूछ सकता है, हो सकता है समास की परिभाषा पूछ सकता है। ठीक है। और या फिर जितने भेद होते हैं उसमें से किसी की परिभाषा दे सकता है, और दे सकता है कि एग्जाम्पल भी लिखिए। ठीक है। तो पहला जो पद है, पहला समास जो देखेंगे वो है अव्ययी भाव समास। बहुत शॉर्ट में देखेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तो अब देखेंगे अव्ययी भाव समास में कुछ भी नहीं, आपको मैंने बताया था कि दो पदों से मिलकर बनता है समास, पहला पद और दूसरा पद, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद। अब हम देखेंगे, शॉर्टकट में देखेंगे समास, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, बिल्कुल पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। पर प्रधान होता है और अव्यय होता है। ओके, ये है आपकी इसकी डेफिनेशन। अव्यय होता है, पहला पद प्रधान किसमें होता है? अव्ययी भाव समास में। अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, यथाशक्ति। यथाशक्ति प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि किसमें पहला पद प्रधान होता है, किस समास में पहला पद प्रधान होता है, तो आप लिख सकते हो अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। इस प्रकार से भी इसको लिखेंगे, समास विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, या फिर जितनी शक्ति हो, लिख सकते हैं जितनी शक्ति हो। अब हम आते हैं दूसरा, पढ़ते हैं, लिखते हैं बोर्ड के ऊपर, तत्पुरुष समास।
अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखेंगे तत्पुरुष समास में, देखेंगे तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद विशेषण या फिर संज्ञा होता है। पहला पद विशेषण या फिर संज्ञा होता है, ठीक है। अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, अव्यय होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद विशेषण या संज्ञा होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं एक एग्जांपल। गृह प्रवेश, ठीक है, गृह में प्रवेश। और एक और चीज देखेंगे यहाँ पे, इसमें विभक्ति का लोप होता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि किस समास में विभक्ति का लोप होता है, किस समास में विभक्ति का लोप होता है। लोप मतलब मिट जाना, लोप होता है। तो आप आराम से लिख सकते हैं कि तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये भी पूछ सकता है किस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद विशेषण या संज्ञा होता है, तो आप लिख सकते हैं तत्पुरुष समास। सो घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। अब हम देखते हैं, ये आ गया आपका गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, तत्पुरुष समास। तीसरा समास हम देखेंगे, द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान। दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। और योजक से जुड़े होते, योजक मतलब हाइफन, योजक से जुड़े होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं, योजक से जुड़े होते हैं। माता पिता। अब ये योजक देखिए, ये हाइफन जो है, माता, इसको लिखने के लिए, विग्रह करने के लिए माता और पिता, ये हाइफन की जगह और लगा देते हैं। ऐसे ही कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, भीम अर्जुन, उसमें हाइफन नहीं रहता। भीम और अर्जुन, पाप पुण्य, उसमें हाइफन रहता है, बीच में योजक रहता है, पाप और पुण्य, ठीक है। गुण दोष, अपोजिट उल्टे शब्द आते हैं, ओके, ज्यादातर, वो ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है आपका द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होते हैं और योजक से जुड़े होते हैं, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है कि किस समास में योजक का प्रयोग होता है, तो आप लिख सकते हो कि द्वंद्व समास में, ठीक है। अब जो है द्विगु समास में आते हैं। चौथा समास द्विगु। जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो बोलती हूँ द्विगु नंबर, जैसे बच्चों को द्विगु और द्वंद्व में परेशानी नहीं होती है। द्विगु नंबर मतलब नंबर वाले, तो द्विगु समास आप ऐसे भी याद कर सकते हो, द्विगु नंबर, द्विगु नंबर, ठीक है। तो वो द्विगु समास, इसमें नंबर मतलब संख्या, तो इसमें पहला पद संख्या वाची होता है। संख्यावाची मतलब संख्या वाला, नंबर वाला। ओके, अब एग्जाम्पल देखते हैं। चौराहा, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ऐसे विग्रह करते समय, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, ओके। इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करके लिख देते हैं। एक एक एग्जाम्पल बताया, एग्जाम में अगर आएगा, सिर्फ क्विक रिवीजन, एग्जाम में अगर आता है, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि द्विगु समास का एक उदाहरण लिख करके स्पष्ट कीजिए। तो द्विगु समास का स्पष्ट कैसे करोगे, आप लिख देना कोई भी एक एग्जाम्पल।
नंबर वाले संख्यावाची होता है, तो चौराहा लिख दो आप और लिखो कि 4 राहों का समूह, और इसमें देखो कि पहला पद जो है संख्यावाची है, इसलिए ये द्विगु समास है। ठीक है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो। बहुत सारे, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो समास विग्रह करने को ही दे, जरूरी नहीं है, तरह तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं वही बताने का प्रयास कर रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान है, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान है। द्विगु समास में जो है पहला पद नंबर वाला है, मतलब संख्यावाची है। अब आते हैं कर्मधारय समास में, पांचवा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास थोड़ा सा अलग है, इसमें पहला पद दूसरा पद देखेंगे, प्रधान कोई नहीं, ऐसे देखेंगे। पहला पद विशेषण और पहला पद मतलब पूर्व पद, दूसरा पद मतलब उत्तर पद, और दूसरा पद मतलब उत्तर पद विशेष होता है। एक और आता है उपमेय और उपमान वाला। इसमें उपमेय और उपमान वाला शब्द भी आता है, आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, इसमें उपमेय और उपमान वाला शब्द भी आता है। तो अब कैसे उपमेय और उपमान वाला शब्द ये बताऊंगी आपको। आप बस ये ध्यान रखिए कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, अगर आपको डिफिनेशन लिखने को आएगी तो अगर आता है तो इसका डिफिनेशन देखेंगे विशेषण और विशेष्य का। नीला कमल, अब इसको एक्सप्लेन करके कैसे लिखते हैं, समास विग्रह करेंगे तो नीला, यहाँ पे ना नीला है जो, हम जब किसी चीज की बात करते हैं ना कैसा है, तो नीला है ना, तो नीला है जो कमल ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नीला है जो कमल, आप देखेंगे ये नीला जो है विशेषण है और ये कमल जो है विशेष्य है। आप ऐसे एक्सप्लेन करके अगर देता है कर्मधारय समास का एक उदाहरण लिख करके स्पष्ट कीजिए, तो आप लिख सकते हैं नीला कमल, और आप बता दीजिए कि नीला जो है इसमें विशेषण है और कमल जो है विशेष्य है। ठीक है, पहला पद और दूसरा पद हमने यहाँ पे लिखा ना, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो ये नीला जो है आपका विशेषण है और कमल जो है बेटा ध्यान दीजिए विशेष्य है। ठीक है, अब उपमेय और उपमान वाला एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। उपमेय और उपमान का मतलब क्या होता है। उपमेय किसे कहते हैं पहले वो देख लो आप, और उपमान क्या है। उपमेय देखेंगे जिसके बारे में वर्णन किया जाए, जिसके बारे में बात होती है, बारे में वर्णन किया जाए। और उपमान जो होता है जिससे तुलना की जाती है, जिस चीज से तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। आपको कर्मधारय समास में दो तरह के समास देखने को मिलते हैं। एक आता है, इसके पहले मैंने देखा था कि नीला कमल, तो नीला है जो कमल, महात्मा महान है जो आत्मा। इसी प्रकार एक दूसरा आपको भी दिखाई देता है, वो होता है चंद्रमुख। चंद्रमुख, अब ये चंद्रमुख में ही उपमान और उपमेय है जिसके बारे में वर्णन किया जाए। अब यहाँ बताइए किसके बारे में वर्णन हो रहा है, मुख के बारे में वर्णन हो रहा है। तो यहाँ पे चंद्र के जैसा क्या है, मुख है, तो चंद्र के जैसा मुख या फिर चंद्र के समान मुख या फिर चंद्र रूपी मुख भी लिख सकते हो आप। अब आप इसको एक्सप्लेन करके लिखो। अब यहाँ पे चंद्र क्या है, जिससे तुलना की जाए, तो मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्र से। मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से। तो चंद्रमा क्या हुआ, ये देखिए उपमान, चंद्रमा उपमान हो गया। और उपमेय क्या हो गया, जिसके बारे में बात की जा रही है, वर्णन किया जा रहा है। तो मुख जो है
उपमेय हो गया। तो अगर ऐसे वाले शब्द पूछते हैं अगर एग्जाम में, तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो कर्मधारय समास पे पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है और उपमान और उपमेय होता है। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इस प्रकार अगर एग्जाम में दिया जाता है कि उपमान और उपमेय का उदाहरण देते हुए आप कर्मधारय समास को स्पष्ट कीजिए, तो आप इसको उठा सकते हैं, ये वाला एग्जाम्पल चंद्रमुख, और आप लिख सकते हो चंद्र के समान मुख। चंद्र जो है उपमान है और मुख जो है उपमेय है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है एक लास्ट वाला क्विक रिवीजन है, बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं दूंगी। एक लास्ट में बहुव्रीहि समास। अब देखिए, अभी तक हमने पढ़ा अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान था, ठीक है, और अव्यय था, और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान था। ओके, उसके बाद हमने देखा, अब हम बहुव्रीहि समास में जाते हैं। और तीसरा मैंने पढ़ा था आपको द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। चौथा मैंने पढ़ाया आपको द्विगु समास, जिसमें कि पहला पद संख्यावाची होता है, मतलब द्विगु नंबर होते हैं। और उसके बाद मैंने पढ़ाया कर्मधारय, जिसमें कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। अब हम आते हैं, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। एग्जाम में पूछ सकता है किस समास पे कोई भी पद प्रधान नहीं होता है? बहुव्रीहि समास। किस समास में विशेष व्यक्ति की बात होती है? बहुव्रीहि समास। ठीक है, इस समास में इसमें कोई भी पद प्रधान न होकर, कोई भी पद प्रधान न होकर तीसरा पद प्रधान होता है। अब तीसरा पद कहां से आएगा होकर? तीसरा मतलब थर्ड पर्सन आ जाएगा इसमें। तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद आ जाएगा, प्रधान होता है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है ना, हमेशा विशेष व्यक्ति की बात होती है, मतलब एक्सप्लेन करके हम कुछ भी लिखेंगे जो भी होता है, लेकिन वो शब्द है वो आपको ना एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में दिखाएगा। कैसे देखते हैं। 10 हैं आनन जिसके, या फिर 10 है मुख जिसके। किसके हैं 10 मुख? आपके माइंड में तुरंत एक पिक्चर आएगी, 10 मुख वाला कौन है, 10 मुख किसका है? तो 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण। ये किसकी बात आ गई यहाँ पे? रावण। तो अब ये जो है दशानन हुआ, दशानन। यहाँ 10 लिखा, यहाँ 10 लिखा, दशानन की बात हो रही है। तो 10 मुख है जिसके, अर्थात रावण की बात हो रही है। ऐसे ही नीलकंठ भी आएगा, तो नीला है कंठ जिसका, मीन्स किसका? शिवा का, शिव जी की बात हो रही है। तो तीसरा पद प्रधान हो गया, यही तीसरा पद है। अगर बहुव्रीहि समास आता है और पूछता है कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण दे करके कारण स्पष्ट कीजिए, तो आप ऐसे टाइप के एग्जाम्पल ले सकते हैं और ऐसे आप उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। दशानन, इसमें तीसरा पद प्रधान हुआ रावण। ठीक है, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। और आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो ये मैंने क्विक रिवीजन दिया कि अगर आपको समास जो है इस तरह से पूछता है, कारण स्पष्ट करिए, या फिर समास की डेफिनेशन पूछती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आराम से आपको याद होना चाहिए कि अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान है और अव्यय होता है, और जैसे मैंने पढ़ाया। फिर उसके बाद तत्पुरुष में दूसरा पद, फिर उसके बाद मैंने बताया कि द्वंद्व में दोनों पद हैं, फिर द्विगु में नंबर है, तो द्विगु में संख्यावाची है, पहला पद संख्यावाची होता है। कर्मधारय में क्या है? पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। उसी को पूर्व पद और उत्तर पद बोलते हैं। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तीसरा पद प्रधान हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको यह समास का जो आज की क्लास थी वो अच्छी लगी होगी और आपका क्विक रिवीजन हुआ होगा। धन्यवाद।